नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों 8 अगस्त 2022 एमटीएस के तीनों पालियों में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों हम तृतीय पाली का जो एनालिसिस का वीडियो पोस्ट किया था उसमें कुछ क्वेश्चन कम थे जो प्राप्त नहीं हो पाए थे, देर से प्राप्त हुए। आप ही में से कोई बच्चा ने कॉमेंट करके मुझे जो है क्वेश्चन सेंड किया, तो वहाँ पे जो है हम ये भी क्वेश्चन को इसमें शामिल कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों यदि आने वाले समय में आपका भी एमटीएस का एग्जाम है तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, साथ ही साथ को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो भी क्वेश्चन पूछ दिया गया उनके बदले उसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। आर्थ्रोपोडा संघ से कौन सा प्राणी संबंधित है। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणी होते हैं ये है कीट, बिच्छू, तितली, केकड़ा। और इनके बारे में सबसे बड़ी बात ये है कि ये जल एवं थल दोनों जगह पाए जाते हैं। जैसे आप केकड़ा को ही ले लीजिए तो ये ज़मीन पर भी पाए जाते हैं और पानी के अंदर भी पाए जाते हैं। आने वाले शिफ्ट के लिए जो इस टॉपिक से प्रश्न रहेगा कि मोलस्का संघ के प्राणी कौन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो घेंघा, सीपी इत्यादि जो है ये मोलस्का संघ के प्राणी होते हैं। अगला प्रश्न एक आया था नृत्य से। ये काफ़ी ही टफ प्रकार का नृत्य पूछा गया था तृतीय पाली में कि मुडियत्तुर नृत्य कहाँ से संबंधित है। मुडियत्तुर तो ये नृत्य जो है केरल से संबंधित है और ये नाटक प्रकार का एक नृत्य है जो खास करके थिएटर में, कैबरे में दिखाया जाता है। एक प्रश्न आया था कि पंचम दा का संबंध किस क्षेत्र से है। पंचम दा जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं तो इनका संबंध संगीत के क्षेत्र से है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो शुद्धि आंदोलन के जो चलाने वाले थे ये हैं दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती के मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम मूल शंकर ही है। तो आपको याद करने में भी आसान है कि दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है, ओरिजिनल नेम है, ये मूल शंकर है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए, कब किए, 1875 ईस्वी में। और इन्होंने एक नारा भी दिया था दोस्तों, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, वेदों की ओर लौटो, इन्होंने नारा दिया था। कौन, दयानंद सरस्वती जी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि यमुना एक्सप्रेस वे का नया नाम क्या रखा गया है। यमुना एक्सप्रेस वे जो यूपी के अंदर है तो इनका नया नाम जो है अटल बिहारी जी के सम्मान में अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे रखा गया है। वहीं जब यमुना एक्सप्रेस वे नाम नहीं था तो उनका प्राचीन नाम क्या था। कोई आदमी कह रहा है कि प्राचीन नाम पूछा गया था, कोई आदमी कह रहा है कि आधुनिक नाम पूछा गया था, लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे से नाम से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्राचीन नाम इनका ताज एक्सप्रेस वे था, फिर यमुना एक्सप्रेस वे हो गया और वर्तमान समय में इनका नाम जो है बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे कर दिया गया, जो कहाँ है, यूपी के अंदर स्थित है। इससे रिलेटेड आगामी शिफ्ट के लिए जो हमने क्वेश्चन रखा है यहाँ पे कि रोहतांग दर्रा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो अटल दर्रा कर दिया गया है। और ये रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न आया था कि खो खो के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। कल के जो शिफ्ट चले हैं सेकेंड शिफ्ट, उसमें कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं ये पूछा गया था। वहाँ पे जो है हमने बहुत सारे खेल के खिलाड़ियों का जो है कितने क्वांटिटी होते हैं बताए थे। तो यहाँ पे आज पूछा गया है कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो खो खो में टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं और 3 खिलाड़ी को जो है स्टैंड बाय में रखा जाता है। अगला एक प्रश्न आया था कि सोडियम एल्यूमिनेट का फार्मूला क्या है। रासायनिक सूत्र पूछा था सोडियम एल्यूमिनेट का। तो सोडियम एल्यूमिनेट का जो रासायनिक सूत्र है NaAlO2 होता है। वहीं पे कुछ और रासायनिक सूत्र की बात कर लें आगामी शिफ्ट के लिए, तो सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है जिसे साधारण नमक कहते हैं। वहीं सोडियम कार्बोनेट का NaCO3 होते हैं जिसे धोबन सोडा कहा जाता है। वहीं सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 होता है जिसे खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि स्टेट फार्म हार्ट निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो ये जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, ये प्रमुख ऑलराउंडर और भारत के प्रथम विश्व कप विजेता टीम के कप्तान कपिल देव के हैं। ये कपिल देव के हैं जो ऑलराउंडर थे अपने ज़माने के, और भारत को जो प्रथम विश्व कप जितवाया था इन्होंने 1983 के अंदर। तो ये कैप्टेंसी इन्हीं के हाथ में था। तो इन्हीं से रिलेटेड ये किताब है स्टेट फार्म
हार्ट। वहीं पे बिलीव विश्वास करके जो किताब लिखे हैं ये लिखे हैं सुरेश रैना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये लेटेस्ट बुक है, आने वाले शिफ्ट में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ सकती है। एक प्रश्न आया था कि NaCl का रासायनिक नाम क्या है। NaCl का रासायनिक नाम क्या, अभी हमने डिस्कस किया, जो है साधारण नमक कहा जाता है इसे, और सोडियम क्लोराइड जो है रासायनिक नाम है और साधारण नमक कहा जाता है। वहीं पे सोडियम बाइकार्बोनेट का अभी हमने फार्मूला लिखा और सोडियम कार्बोनेट का भी लिखा। अगला एक प्रश्न आया था कि 1 मई 2022 को किसे भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये करंट सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है मई में जो है विनय मोहन क्वात्रा को विदेश सचिव घोषित किया गया है। ये किसका स्थान लिया है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला को। और हर्षवर्धन श्रृंगला को क्या बनाए गए, तो ये जो है भारत का राजदूत होगा फ्रांस के अंदर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और इनके पास अतिरिक्त प्रभार में नेपाल का भी राजदूत दिया गया था, लेकिन वर्तमान में जो है नवीन नेपाल का नया राजपाल बना दिया गया है। तो ये सिर्फ फ्रांस का ही जो है राजदूत रहेंगे, माफ़ कीजिएगा राजदूत, फ्रांस में राजदूत रहेंगे भारत का हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला एक प्रश्न आया था कि RBC का फुल फॉर्म क्या होता है। कॉमन सा क्वेश्चन बायोलॉजी के टॉपिक से पूछा गया था कि RBC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो RBC का फुल फॉर्म जो है लाल रक्त कोशिका होता है। वहीं पे इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन बन सकती है आगामी शिफ्ट के लिए कि RBC का जीवन काल कितना होता है, तो 20 से 120 दिन RBC का जीवन काल होता है। वहीं RBC का कब्र किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को RBC का कब्र कहा जाता है। RBC की उत्पत्ति कहाँ होती है शरीर के अंदर, तो अस्थि मज्जा के अंदर जो है RBC की उत्पत्ति होती है। जीवन काल की चर्च हमने कर ही लिया। वहीं पे श्वेत रक्त कण की जीवन काल की भी चर्च कर लेते हैं। 4 से 6 दिन इनका जो है एज होता है श्वेत रक्त कण का। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न आया था कि कद्री गोपालनाथ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो कद्री गोपालनाथ जो हैं ये कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए हैं, खेल नहीं है। ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आए थे। तो कर्नाटक संगीत से जुड़ा हुआ है कद्री गोपालनाथ। एक प्रश्न आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। दोस्तों कांग्रेस से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है एग्जामिनर ने। तो आपको कांग्रेस को जो है पूरा पोस्टमार्टम कर देना है। यहाँ पे हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, आप देख लीजिए। कांग्रेस के जो विभाजन हुए थे ये सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रास बिहारी घोष कर रहे थे, न कि बोस। आपको घोष ऑप्शन करके आना है, बोस नहीं, बोस भी ऑप्शन में रहेंगे। और अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया, इनका संस्थापक किसे कहा जाता है, एओ ह्यूम को। और क्या कहा जाता है, तो हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, शिमला का संत कहा जाता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे बात करते हैं कांग्रेस से रिलेटेड कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये 1887 में मद्रास के अंदर थर्ड जो है अधिवेशन का अध्यक्षता इन्होंने किए थे। वहीं पे कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे दादाभाई नौरोजी। और ये सेकेंड जो अध्यक्षता थे इनके द्वारा किया गया था। वहीं पे कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जॉर्ज यूले। वहीं पे कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी एनी बेसेंट। वहीं पे कांग्रेस के प्रथम महिला जो भारतीय अध्यक्ष थी ये थी सरोजिनी नायडू। ये 1925 के अंदर जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करती है और ये पूर्णतः भारतीय महिला है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप समझ लीजिए। खाली प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट होगा, क्योंकि एनी बेसेंट जो है वस्तुतः यह मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी। बाद में इसे भारत की भी जो है नागरिकता प्रदान किया गया था, तो ये भी भारतीय महिला हुई, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। इसीलिए अगर भारतीय महिला क्वेश्चन में लिखा है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका आंसर सरोजिनी नायडू हो जाएगा, जो 1925 में किए थे। वहीं पे गांधी जी से जो कांग्रेस की अध्यक्षता से क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में जो एक ही बार गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता संभाले थे। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ सूची वर्णित है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 प्रकार की सूची है भारतीय संविधान में वर्णित। तो ये तीनों जो सूची हैं ये वर्णित है 7वीं अनुसूची में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं। अब बात करें मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये USA के संविधान से लिया गया है। वहीं पे नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न आया था कि दक्कन के पठार से कौन सी नदी दक्षिण से निकलती है।
दक्कन के पठार से भी निकलती है और दक्षिण दिशा से निकलती है। तो ये है गोदावरी नदी। दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, आप देख लीजिए। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाएगा तो कावेरी, और दो ही सैलेबी में पूछा जाएगा खाली दक्षिण गंगा तो गोदावरी को कहा जाता है। अब बात करें गोदावरी की उद्गम कहाँ से होती है, तो ये नासिक के पास महाराष्ट्र से होती है। और ये कहाँ गिरती है? तो बंगाल के खाड़ी में गिरती है। बंगाल के खाड़ी में गिरने वाला और भी नदी का जो हम कोड याद रखे हैं, आप भी इस तरीके से रख सकते हैं, सम गो का, इस प्रकार का हम याद रखे हैं अपने सुविधा के लिए। स से स्वर्ण रेखा, म से महानदी, ग से गोदावरी, क से कृष्णा और का से कावेरी। तो ये पांचों नदी जो है बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियां हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राधा श्रीधर नृत्य शैली जो है किस राज्य से संबंधित है, तो ये नृत्य शैली जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु राज्य से और भी नृत्य हैं, मोहिनीअट्टम वगैरह हैं। और तमिलनाडु का जो प्रमुख त्यौहार है ये जलीकट्टू है, थाईपूसम है, पोंगल है, इत्यादि इत्यादि। तो आने वाले शिफ्ट के लिए हो सकता है कि त्यौहार तमिलनाडु से पूछ लिया जाए, अभी नृत्य पूछा गया है। एक प्रश्न आया था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु जो है 3 मार्च 1707 ईस्वी को हो गई थी। ये मुगल वंश से संबंधित थे। बात करें मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो बाबर थे। बाबर ने किसे पराजित कर मुगल वंश के स्थापना किया था, तो इब्राहिम लोदी को। कब? 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई के दौरान। अंतिम शासक कौन थे मुगल वंश के, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। और मुगल वंश भारत में कब समाप्ति मानी जाती है? 1857 के जो गदर हुआ था उस समय। अगला एक प्रश्न देख लेते हैं, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के लेखक कौन है। इस प्रकार का एक जो है डायरी से कुछ किताब से जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के लेखक कौन है, तो इनके लेखक हैं एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक जो है ये लेखक हैं द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के। ये किस भाषा की डायरी है, तो ये डच भाषा की हस्तलिखित किताब है। अब एक क्वेश्चन आया था कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किसे पराजित करके मुगल वंश की स्थापना किया। अभी हमने दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वहीं पे इसकी चर्चा कर लिए थे। तो एनालिसिस देखने का आपको यही जो है आपको फायदा मिलने वाली है। तो इसे इब्राहिम लोदी को पराजित किए थे पानीपत की प्रथम लड़ाई में। वहीं पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। इसमें विजयी कौन रहे थे? तो अकबर रहे थे। पानीपत की तृतीय लड़ाई भी हुई थी 1761 ईस्वी में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें जो है विजयी कौन रहे थे? तो अहमद शाह अब्दाली रहे थे, मराठों की हार हुई थी। वहीं पे बाबर के द्वारा जो लड़ा गया 4 प्रमुख युद्ध है, ये है 1527, 1528, 1529 और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले जो है मृत्यु हो जाती है बाबर की, और मुगल वंश की प्रथम शासक की जो मृत्यु होने के बाद अकबर गद्दी संभालते हैं। वहीं एक अगला प्रश्न आया था कि विश्व में के सबसे जो नवीन बलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेड, ये कौन सा है? तो ये जो है हिमालय। हिमालय सबसे नवीन और बलित मोरदार पर्वत है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। पहले 8848 मीटर था, लेकिन बाद में प्रमाण से सिद्ध हुआ कि 8850 मीटर है और यही सर्वमान्य है। और बात करें कि माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो भारत के एक महान सर्वेक्षक जो है इनका नाम माउंट था, तो इन्हीं के नाम पे माउंट एवरेस्ट रखा गया है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? तो सागर माथा कहा जाता है। वहीं भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है ये है K2, इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। एक प्रश्न आया था कि किसान बिल में कुल कितने बिल प्रस्तावित किए गए थे, पेश किए गए थे। तो किसान बिल जो 2021 में आया था, आपको याद ही होगा, इस पे जो बहुत विवाद खड़ा हो गया था, कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी। तो इसमें 5 मुख्य रूप से मांग रखी गई थी। इसमें जो सबसे प्रमुख मांग थी किसानों का ये था कि जो कृषि उपज विपणन समिति की मंडी है, इसके बाहर जाके हम अपना जो है उपज को बेचे अपने हिसाब से, अपने दाम पर, जो मुनासिब दाम है उस पे। लेकिन इसी का जो है मान नहीं रहे थे सरकार, बाद में जो है माने। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल से कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में क्या वर्णित है। तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन वर्णित है, जो किसके द्वारा किया जाता है?
प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ये कितने वर्षों के लिए किया जाता है, तो 5 ईयर के लिए किया जाता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है, तो मैंने लिख भी रखा है। 15वें वित्त आयोग अभी चल रहे हैं। इनके अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह, नंद कुमार सिंह। इनका फुल फॉर्म पूछ दिया था एक राज्य के एग्जाम में, स्टेट वाली एग्जाम में। उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें जो है इनका पूरा नाम पूछ दिया था। तो इनका पूरा नाम है नंद कुमार सिंह, NK सिंह। बात करें संविधान के अन्य कुछ आर्टिकल जो आने वाले शिफ्ट के लिए आपको फायदा देगा, तो ये है अनुच्छेद 112 जो बजट से संबंधित है, अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन से संबंधित है और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, अनुच्छेद 214 ये एक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, ये बात बताता है 214। वहीं पे 124 सुप्रीम कोर्ट का होना जो है दर्शाता है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि मध्यकालीन भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी। दोस्तों भारत की ही या फिर मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक जो है ये रजिया सुल्तान थी। ये गुलाम वंश से संबंधित महिला थी और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री, इल्तुतमिश की पुत्री थी। अब इल्तुतमिश की बात आया है तो आप इल्तुतमिश से एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि जो कुतुब मीनार है उसका पूरा कराने का काम जो है संपूर्ण कराया इल्तुतमिश। शुरू किसने किया था, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत पे कुल कितने वंश राज करते हैं, तो 5 वंश। ये कौन कौन से हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। और लोदी वंश के साथ जो है दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है और भारत में मुगल वंश की सत्ता स्थापित हो जाती है बाबर के द्वारा। एक प्रश्न आया था कि झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों झूमर नृत्य जो है ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्य में किए जाते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में बिहार तथा झारखंड या पश्चिम बंगाल ये तीनों भी अगर दिया रहा होगा तो आपका आंसर बिहार होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े पैमाने पे ये काफ़ी फेमस है यहाँ का झूमर नृत्य। साथ ही बिहार का जट जटी नृत्य भी फेमस है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। घूमर नृत्य जो है ये है राजस्थान का और घुमरा जो है ये है हरियाणा का, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। थोड़ा सा आकार का फर्क है और स्टेट बदल जाता है घूमर और घुमरा में। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि रॉबर्ट क्लाइव जो है कब भारत आए थे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 में भारत आए थे और बंगाल का युद्ध इन्हीं के काल में होता है 1764 में और पलासी का युद्ध 1757 में। इन्हीं के काल में 2 प्रमुख युद्ध हुए और ये भारत के प्रथम गवर्नर थे, नोट गवर्नर जनरल, ओनली गवर्नर। फिर गवर्नर जनरल का पोस्ट बाद में बनाया गया और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हैंगस्टस। उसके बाद भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि काल बैसाखी का संबंध किस राज्य से है। तो काल बैसाखी जो एक तेज गति के साथ चलने वाली हवा का तूफान है, तो ये पश्चिम बंगाल में आता है और अपने साथ मूसलाधार बारिश लाता है। एक प्रश्न आया था जनगणना से। जनगणना से दोस्तों जितने भी एग्जाम हुए अब तक लगभग 9 शिफ्ट एग्जाम हुए, सभी पालियों में जो है जनगणना से एक क्वेश्चन फिक्स रहा एग्जामिनर की तरफ से। तो आपको जनगणना को पूरा एकदम अपना कमांड करके जाना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है। हमने एनालिसिस के दौरान बता दिया था जब सबसे अधिक साक्षरता दर पूछा गया था। तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है, वहीं पे सबसे अधिक साक्षरता दर केरला का है, सबसे अधिक लिंगानुपात भी केरला में है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। तो जनसंख्या जनगणना से आपको इतना चीज तो अवश्य ही पता होना चाहिए। एक प्रश्न आया था कि भारत में आपातकाल कब लगाया गया था। दोस्तों आंतरिक मामले के गड़बड़ी के आधार पे भारत में 1975 में आपातकाल लगाया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद 1975 से एक बात और याद आया कि 1975 में जो है सिक्किम राज्य की स्थापना होती है। किसकी, सिक्किम राज्य की स्थापना होती है और ये भारत का 22वां राज्य बना था। और ये कौन से संविधान संशोधन थे, तो 36वां संविधान संशोधन था। 36वां संविधान संशोधन, 22वां राज्य सिक्किम बना था कब, 1975 में। तो ये 1975 देख के मुझे याद आया। तो दोस्तों आप भी कोरिलेट करके याद करना सीखिए, काफ़ी दिन तक रहती है। अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मैंने भी काफ़ी एग्जाम अटेंड किया है अपने अध्ययन के दौरान और अभी भी एग्जाम अटेंड करते हैं। राष्ट्रपति फखरुद्दीन, प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। वहीं बात करें आपात से जो संबंधित आर्टिकल है भारतीय संविधान के अंदर, तो ये है 352, 356 और 360। 352 में क्या बताया गया है, तो ये राष्ट्रीय आपात है।
356 किस चीज से है, तो राष्ट्रपति शासन से, और 360 है वित्तीय आपात से। वित्तीय आपात अब तक भारत में कितनी बार लगाई गई है, इस प्रकार की क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो वित्तीय आपात भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगा है। और ये जो आपात की प्रणाली है, ये किस देश के संविधान से भारत के संविधान में जो है जोड़ा गया है, तो ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अगला एक प्रश्न आया था कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने कौन सी सीरीज इंडिया को हराकर जीती। इसके हमें ऑप्शन प्राप्त नहीं हुए हैं। 2021 में न्यूजीलैंड जो है एक से अधिक सीरीज जीते हैं, तो हम स्पष्ट नहीं बता सकते। अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो है बाद कौन सी कमेटी का गठन किया गया। तो दोस्तों कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो हंटर कमेटी की जो जांच करने के लिए अपॉइंट किए गए थे, वहीं जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होती है, 13 अप्रैल 1919 को, और भारत के इतिहास में यह काला दिन था। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है सभी जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो है सभा कर रहे थे, तभी जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और बाद में जनरल डायर को किसने मारा, तो उधम सिंह मारा। और जालियांवाला बाग जो है ये कहाँ है, तो ये अमृतसर के अंदर स्थित है। तो आपको इतना बात अवश्य याद रखना चाहिए जालियांवाला बाग हत्याकांड से। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत का सबसे गहरा स्थल रुद्ध बंदरगाह कौन सा है। सबसे गहरा खाली अगर कहा जाता तो चेन्नई हो जाता, लेकिन यहाँ पे गहरा के साथ साथ स्थल रुद्ध पूछा गया है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है एग्जामिनर ने। तो यहाँ पे एक ऑप्शन था गंगावराम, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और यही इसका राइट आंसर था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हाइड्रोजन के परमाणु के दरम्यान कितना होता है। दोस्तों हाइड्रोजन के परमाणु के दरम्यान जो है 1.008 AMU होता है। तो ऑप्शन में एक दिया था, तो एक ही आंसर करके आना था। बात करें हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे, तो ये कैवेंडिश जो है हाइड्रोजन के खोजकर्ता थे। इनके समस्थानिक कितने हाइड्रोजन के, तो 3 हैं। कौन कौन से हैं, प्रोटियम, ड्यूरेटियम और ट्रिटियम। और भारी जल D2O जो है ये भारी जल का सूत्र होता है, और इसका अनुभार 20 होता है। तो आपको ये दोनों बात याद रखना है। साथ ही साथ भारी जल का जो उपयोग है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के तौर पे किया जाता है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार, आपको जनगणना से 3 बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तीनों शिफ्ट की क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में लिंगानुपात द्वितीय सबसे अधिक है, सेकेंड लार्जेस्ट लिंगानुपात वाली पूछा गया है, फर्स्ट नहीं पूछा गया है। फर्स्ट होता तो केरला हो जाता, सेकेंड है तो अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक जो है ये 24 होता है। प्रकृति में जो हम अपने तरफ से क्वेश्चन कुछ ऐड किए हैं एडिशनल फैक्ट में, जो आने वाली एग्जाम में आपको जरूर नंबर दिलाएगा, और अगर नंबर दिलाए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन कौन से हैं, तो ये है सोना और चांदी। ये प्रकृति में फ्री अवस्था में पाए जाते हैं, ओर के रूप में नहीं पाए जाते हैं। और सोना का लैटिन नाम क्या है, तो ऑरम है, AU लिखते हैं, और चांदी का लैटिन नाम है अर्जेंटम, AG लिखते हैं। उसके साथ ही साथ इस टॉपिक से एक और क्वेश्चन कि मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है, तो ये है तांबा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ सोना की जो बात हो गई है, तो हम बता दें सोना एकमात्र अम्ल में घुलता है, जिसका नाम है अम्लराज, जिसे इंग्लिश में एक्वारेजिया कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है बायोलॉजी से। तो विटामिन डी के कमी से जो है रिकेट्स रोग हो जाता है। ये जो है बोन्स से रिलेटेड एक प्रकार का रोग है, हड्डी से संबंधित रोग है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टेकोफेरॉल है। विटामिन ई किस चीज़ से संबंधित है, मानव स्वास्थ्य के लिए, तो ये जनन क्षमता को जो है बढ़ावा देता है। वहीं पे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके कमी से कौन से रोग हो जाती है, तो एस्कॉर्बी रोग हो जाती है, जो मसूड़ों से खून आने लगती है। विटामिन सी का समृद्ध स्रोत क्या है, तो जितने भी सिट्रस प्रकार के फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं, सभी विटामिन सी का स्रोत है। उसके बाद बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। विटामिन B1 के कमी से कौन से रोग होती है, तो बेरी, कौन सी, बेरी। वहीं पे विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होगा, तो आंख से संबंधित जो भी रोग है वो विटामिन ए के कमी से हो जाती है। और विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किए थे, तो फंक नामक वैज्ञानिक किए थे। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि द रोड टू मसूरी, ये रोड है, द रोड टू मसूरी के लेखक कौन है, तो ये लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर था।
अगला एक प्रश्न आया था कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। अभी इससे पहले आपने खो खो में देखा, अब हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पे 11 खिलाड़ी हॉकी के अंदर होते हैं। 11 खिलाड़ी फुटबॉल में भी, 11 खिलाड़ी क्रिकेट में भी, बेसबॉल में 7 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल से याद आया कि बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल भी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वर्ष 2022 के लिए डेविड वार्नर आईपीएल में निम्न में से किस टीम की तरफ से खेले हैं। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, और आई होप कि ये क्वेश्चन सभी ने अटेंड किए होंगे क्योंकि क्रिकेट के दीवाने इंडिया में बहुत हैं। तो ये दिल्ली कैपिटल के तरफ से खेले हैं, दिल्ली कैपिटल के तरफ से खेले हैं 2022 में डेविड वार्नर। और टोटल इसमें कितना टीम भाग लिए थे इस आईपीएल में, 10 टीम ने भाग लिया था। स्पॉन्सर कौन था, किसके पास था, तो ये टाटा के पास था। किसको रिप्लेस किया, पिछला आईपीएल में वीवो करवा रहा था, इस बार जो है टाटा करवाए। इस आईपीएल में 2 नए टीम जो जुड़े, ये कौन कौन से जुड़े, लखनऊ सुपर जॉयंट्स और गुजरात टाइटंस। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के कैप्टन कौन थे, केएल राहुल। वहीं गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे, तो हार्दिक पांड्या। और विजयी कौन हुए, तो गुजरात टाइटंस। और उप विजेता कौन हुए, तो राजस्थान। और ऑरेंज कप किसे दिया गया, तो बटलर को, जॉस बटलर जो राजस्थान की तरफ से खेलते हैं। वहीं पर्पल कप किसे दिया गया, तो चहल को, यूवी चहल को जो है पर्पल कप दिया गया। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। सबसे महंगा खिलाड़ी अगर इस आईपीएल की है तो ईशान किशन हो जाएगा जो मुंबई की तरफ से खेलते हैं। कलबेलिया नृत्य निम्न में से किससे संबंधित है, तो दोस्तों कलबेलिया नृत्य जो हमने 7 जुलाई वाले एनालिसिस में आपको बता रखा है कि कलबेलिया नृत्य राजस्थान का है। गणगौर, कठपुतली, घूमर इत्यादि भी राजस्थान के प्रमुख नृत्य हैं। और आज प्रथम शिफ्ट में लुर नृत्य पूछा गया, ये भी राजस्थान से संबंधित एक प्रकार का नृत्य है। एक क्वेश्चन आया था कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 20 में क्या वर्णित है, अनुच्छेद 20 में क्या वर्णित है। दोस्तों बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो भी मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल हैं उसे आप अच्छे से कंठस्थ कर लें। 12 से लेकर 35 तक के जो आर्टिकल हैं उसे आप अवश्य देख के एग्जाम देने जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर दिन पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 20 में जो संबंधित है ये है सजा संबंधी सुरक्षा प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई सजा देना है तो किस गलती के लिए कितनी सजा देना है, किसी के साथ नाइंसाफी न हो, इस चीज की देखरेख करने के लिए आर्टिकल 20 में प्रावधान किया गया है। वहीं पे जो मौलिक अधिकार की बात की है तो थोड़ा सा चर्च कर लेते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में, 6। किस देश के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से। भाग कितने में रखे गए हैं, तो भाग 3 में। आर्टिकल कहां से कहां तक कवर करते हैं, 12 से 35। अब थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आता है यह है 14 आर्टिकल है विधि के समान जो है समता का अधिकार। क्या है, समता का अधिकार। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत या इसे छुआछूत का अंत भी कहा जाता है। फिर आ जाता है 18, आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। वहीं आर्टिकल 19 में है प्रेस की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 आपने देख ही लिया। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 23 जो इंपोर्टेंट है मानव तस्करी पे रोक। आर्टिकल 24 है बाल श्रम पर निषेध। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता की छूट। उसके बाद जो 29 और 30 है ये है अल्पसंख्यक से संबंधित। और आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। साथ ही साथ आर्टिकल 32 जो है इसी के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न आया था कि प्रतिवर्ष महिला विकास सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी जो है स्थापना कब होती है, 1965 ईस्वी में। इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं, तो 170। निम्न में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है, तो रूमटेक मठ जो है ये सिक्किम में स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इसरो के वर्तमान में सचिव कौन है, तो इसरो के वर्तमान में सचिव हैं ये है एम सोमनाथ। और इसरो की स्थापना कब होती है, 1969 के अंदर। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर में स्थित है। और चंद्रयान 3 जो आने वाले समय में प्रस्तावित है अगस्त 2022 में, इसी साल, ये इसरो का एक प्रमुख योजना है। और इसरो से संबंधित जो एक मास्टर फैसिलिटी केंद्र है इसका मुख्यालय कहाँ है, हासन कर्नाटक में है। साथ ही साथ बता दें कि मास्टर फैसिलिटी केंद्र का जो है एक जो दूसरा ब्रांच खोला गया, ये कहाँ खोला गया है, तो भोपाल के अंदर जो है इसका एक और ब्रांच खोला गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि युवराज सिंह ने किस क्रिकेट ग्राउंड पर 6 बॉल में 6 छक्का लगाया था। काफी फेमस है युवराज सिंह इसके लिए, तो ये डरबन में, साउथ अफ्रीका डरबन में जो है 6 बॉल पे 6 छक्का लगाए थे। किसके बॉल पे, स्टुअर्ट ब्रॉड के बॉल पे। और ये किस देश के बॉलर हैं,
तो इंग्लैंड के बॉलर हैं। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लूर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अभी हमने जिक्र किया तो लूर नृत्य जो है ये राजस्थान से संबंधित है। वहीं पे हमने कलबेलिया बताया था और कलबेलिया दूसरे शिफ्ट में आया है और प्रथम शिफ्ट में हमने कलबेलिया को बताया था। तो कलबेलिया है, घूमर है, कठपुतली है, गणगौर है, ये सब भी राजस्थान के नृत्य है। उसके बाद कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर भारत, जट जटिन बिहार, पंडवानी छत्तीसगढ़, ओडिसी ओडिशा, छौ ओडिशा। तो आपको ये भी नृत्य सब ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में होता है। किसके द्वारा? आगा खां और समीउल्लाह खां के द्वारा। मुस्लिम लीग जो है एक स्वतंत्र जो अपना संगठन चाह रहा था, तो ये 1940 में मांग किया था। उसके बाद पोंगल कहाँ का प्रमुख नृत्य है? एनालिसिस के दौरान बताया गया क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है, साथ ही साथ जलीकट्टू है, थाई पूसम है। संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो संसद के जो ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है यह अनुच्छेद 108 में वर्णित है, 108 में वर्णित है। वहीं पे बात करें 110 में क्या है, तो इसमें वित्त विधेयक है। क्या है? वित्त विधेयक है। धन विधेयक की परिभाषा है 110 के अंदर। वहीं पे कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसकी फैसला कौन लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। अब बात करें कि ज्वाइंट सीटिंग कौन बुलाता है, तो प्रेसिडेंट बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है ज्वाइंट सीटिंग। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो स्पीकर करते हैं आर्टिकल 118 के थ्रू। वहीं पर अनुच्छेद 112 में हमने क्या बताया था? बजट। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। दोस्तों 4 वेद हैं। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ये सबसे पुराना, सबसे बड़ा तथा सबसे विस्तृत वेद है। सबसे विस्तृत वेद है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। वेदों की में सूक्त की संख्या 1028 है और मंडल 10 है। ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? होता कहा जाता है। वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जनगणना साक्षरता दर किस राज्य की है? तो ये बिहार राज्य की है। जनगणना से हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा। सबसे अधिक साक्षरता और लिंगानुपात केरल की है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा की है, सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में वन जो है सबसे अधिक मध्य प्रदेश में और सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में है। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। तो आपको ये सब बात याद रखना है। एक प्रश्न आया था कि याओ सांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये मणिपुर के अंदर जो है मनाया जाता है याओ सांग उत्सव। हॉर्नबिल जो हम अपने तरफ से रखे हैं तो ये नागालैंड में, लोसांग सिक्किम में और लोसर जो है लेह में मनाया जाता है। तो आने वाले किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर छपेगा, आप इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों हमारे इस चैनल पे ग्रुप डी का जो है लगातार प्रैक्टिस सेट जो है कल से चालू हो जाएगा, तो आप नियमित बने रहें। अगर आने वाले समय में आपका ग्रुप डी का भी एग्जाम है, साथ ही साथ बिहार एसएससी का भी चलाया जाएगा प्रैक्टिस सेट का वीडियो, उसका भी आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना की शुरुआत किस शहर में की गई। तो ये रांची। और कब से हुई? तो 2018 में। रांची कहाँ है? झारखंड की राजधानी है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। एक क्वेश्चन आया था सराय नूर महल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सराय नूर महल जो है ये पंजाब जलंधर में स्थित है। एक प्रश्न आया था कि स्वर्ण एक बात और छूट गई यहाँ पे कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है। तो ये भी अमृतसर में है, जो सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये तबला से संबंधित है। वहीं अल्लाह रखा भी तबला से संबंधित है। पंडित रविशंकर सितार से, शिव कुमार शर्मा संतूर से, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, भजन सुपारी भी संतूर से, बिरजू महाराज कत्थक से। दोस्तों भजन सुपारी का हाल ही में निधन हो गया है, तो ये इंपॉर्टेंट रह सकता है। ये संतूर वाद्य यंत्र प्ले करते थे। वहीं पे बात करें कि वाद्य यंत्र से क्वेश्चन, तो वाद्य यंत्र से जो है हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि डिजिटल करेंसी जो बिटकॉइन वगैरह होते हैं उस पर सरकार कितना टैक्स वसूलता है। तो इस पर सरकार जो है 30% का टैक्स लगाता है। वहीं जो जीएसटी है, जीएसटी जो है इस पर कितना अधिकतम टैक्स लगा सकता है। तो 28% जीएसटी की अधिकतम दर निर्धारित की गई है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मिजोरम से संबंधित है। इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, ऑप्शन नहीं मिल पाया, लेकिन यहाँ पर जो है हमने मिजोरम का कुछ नृत्य शामिल किए हैं। थंगलाम है, चैलम है, चेराव है, इनमें से कोई एक ऑप्शन रहा होगा, तो यही राइट आंसर
हुआ होगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर में कोशिका क्या होता है, क्या करता है। तो दोस्तों मानव शरीर में कोशिका जो है जीवों के शरीर के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किए थे, तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आज के जो भी 8 अगस्त से जो भी क्वेश्चन पूछे गए सभी प्रश्नों को हमने लेकर आया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, साथ ही साथ एक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।